हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो भाई आज आप लोग का, चूंकि आज तो नहीं, अब आज तो विलंब हो गया है। 16 फरवरी 2025 को यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एक एग्जाम हुआ जिसका नाम था ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट। चूंकि हमको क्वेश्चन पेपर मिलने में थोड़ी सी लेट हो गई, मैं था भी नहीं, तो चूंकि जब ही मिला है मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के लिए कुछ इसका आंसर की प्रोवाइड कर दे। क्योंकि जो भी आंसर की देखिएगा, इसका सॉल्यूशन है, आंसर की है। क्योंकि पेपर का पैटर्न तो इस बार कुछ डिफरेंट टाइप का, हर बार देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो भी पेपर वगैरह हो रहा है, काफी उसमें घुमा फिरा के मॉडिफाई करके कुछ अजीब ढंग से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड, जैसे कि हम लोग पहले सोचते थे कि होता था एग्जाम, तो उस पैटर्न पे नहीं है, मतलब थोड़ा सा चेंज करते जा रहा है। अब उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर भी जो भी बच्चे पेपर दिए हैं 16 फरवरी 2023 को असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का, तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आयोग का जो भी आंसर किया है वो तो जो ही आएगा भाई वो तो सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे थ्रू मैं भी उसको सॉल्व किया हूं। कुछ इसके आंसर इस प्रकार हैं, यदि आप लोग पेपर दिए होंगे तो अपना मैच कर लेंगे कि किनका भाई कितना सही है। जो भी आप लोग को आंसर की प्रोवाइड किया जाता है तो मानते हैं कि आयोग का, और इसमें 2-3 क्वेश्चनों का हेरफेर आता है, तो उसको माइंड में न रखते हुए आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर, ये पेपर हुआ था आपका फरवरी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फरवरी 16 2025। और पोस्ट का जो हमारा नाम है ये ऑडिटर का है, ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो हमें पीडीएफ एक बच्चे के थ्रू प्राप्त हुआ है, इसका सीरीज भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में होगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो उसको आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। चलिए आइए एक करके बताते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे पूरा पेपर बताने के लिए, लेकिन फिर भी कॉमर्स वाला पार्ट तो आप लोगों को करा ही देंगे, क्योंकि कॉमर्स ही पे जो ही थोड़ी बहुत पकड़ है वो है, बाकी सब्जेक्टों को उतना मेरी पकड़ नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा कलर इसको हम चेंज कर दें, कलर थोड़ा इसको कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि नाम मात्र खाते को गलत तरीके से डेबिट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, नाम मात्र खाते मतलब नॉमिनल अकाउंट को गलत तरीके से डेबिट किया जाता है तो कम हो जाएगा या नुकसान बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आया। क्वेश्चन समझिए कि जैसे हम बुकों में पढ़ते हैं या अदर चीजों में पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। उस क्वेश्चन को इतना जटिल बना के पूछ रहा है, क्वेश्चन है आसान मगर उसको इतना जटिल बना के पूछ रहा है कि पूछिए मत। कह रहा है कि यदि नाम मात्र खाते को गलत तरीके से हम डेबिट कर दें तो कम हो जाएगा या नुकसान बढ़ जाएगा। क्या कम होगा? हानि, आय, लाभ, वृद्धि। सोचिए क्या कम हो जाएगा। तो इसमें जो लोग आंसर लॉस पे लगाए होंगे उनका सही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है, एक एक करके मैं सॉल्व कराऊंगा, कि दोहरी खाता प्रणाली माने दोहरा लेखा प्रणाली में मूल्यह्रास की कौन सी विधि अनिवार्य रूप से बनाई जाती है और प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। बताइए, दोहरा खाता प्रणाली में मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन की कौन सी विधि अनिवार्य रूप से बनाई जाती है और प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। सोचिए कौन सा है? घटती शेष विधि, मूल्यह्रास निधि विधि, बीमा पॉलिसी, डूबत निधि विधि। अब थोड़ा सा इसका हिंदी बड़ा जटिल है तो अंग्रेजी भी वर्जन पढ़ सकते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। ध्यान दीजिएगा, जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, मूल्यह्रास विधि। जहां पे हम प्रतिभूतियों को इन्वेस्ट करते हैं वहां पे डेप्रिसिएशन फंड मेथड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सहकारी समिति की गृह संपत्ति से आय बशर्ते कि उसकी सकल कुल आय से अधिक न हो।
अंग्रेजी है कि इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड्स। कह रहा है कि सहकारी समिति में जो हाउस प्रॉपर्टी से आय है बशर्ते कि उसकी सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना अधिक नहीं होनी चाहिए भाई? 22,000, 20,000, 25,000, 21,000। तो भाई ऑप्शन नंबर ये पहला सही है, 22,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, मिला लीजिएगा आप लोग। अगला है कि कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है। मतलब जो प्रोग्राम हमारे होते हैं वो कौन से भाषा में अक्सर लिखे जाते हैं। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इसमें से। बाइनरी, कंप्यूटर, डिवाइडिंग, डिबिंग, मानक। मतलब बाइनरी, कंप्यूटर, डबिंग और स्टैंडर्ड निम्न उपयुक्त में से कोई नहीं। 5-5 ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, 5-5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। क्या इसमें से आप लोग लगाए होंगे? कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है। प्रोग्राम जब उचित भाषा में लिखे गए तो उस पर कंप्यूटर ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर होगा क्या? बी। नेक्स्ट इसी पर एक और क्वेश्चन। प्रक्रम में लिखित अधिनियम माने विनिमय साधन विलेख अधिनियम, ऐसे समझिए कि किस धारा के तहत प्रावधान है कि चेक को भुगतान के लिए बैंकर को बैंकिंग घंटों के दिनों के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सार्वजनिक व्यवहार के लिए काम करता है। कहने का मतलब है कि इसमें चेक के संबंध में पूछ रहा है कि चेक काटा गया और बैंकों में जमा किया जाए और निर्धारित घंटों के दौरान उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो पूछ रहा है कि चेक का परिभाषा किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग का बड़ा ही जटिल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें चेक की जहां तक बात करेंगी, लिखा है कि चेक को भुगतान के लिए बैंकर को बैंकिंग घंटों के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बैंक सार्वजनिक व्यवहार के लिए काम करता है। तो ये सेक्शन हमारा होगा 85 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है? डी, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं 100% श्योर नहीं हूं इस क्वेश्चन का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि जब चेक केवल बात की रहती तो 6 तो समझ में आ रहा। तो भाई इसका मेरे हिसाब से होगा आपका डी नंबर, लेकिन इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम सभी आए भाई, क्योंकि क्वेश्चन मैं कुछ और जान रहा हूं, आयोग किसी और को मानेगा, तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। लेखा अवधि के अंत में देखिए कितना हिंदी हार्ड में दिया है। लेखा अवधि मतलब अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हाथ में मौजूद सभी इन्वेंट्री आइटमों की वास्तविक भौतिक गणना या माप या वजन के आधार पर इन्वेंट्री की मात्रा और मूल्य का पता लगाने की कौन सी प्रणाली है। देखिएगा कह रहा है इन्वेंट्री मतलब ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। जब ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा है तो इसमें पहला है समापन इन्वेंट्री, प्रारंभिक इन्वेंट्री, आवधिक इन्वेंट्री, सतत इन्वेंट्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लीजिए इसको। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग, पीरियोडिक इन्वेंट्री और परपेचुअल इन्वेंट्री। मेरे हिसाब से इसमें से ऑप्शन नंबर 6 का आंसर होगा पीरियोडिक इन्वेंट्री, मतलब आवधिक इन्वेंट्री होगी। आवधिक इन्वेंट्री इसलिए कह रहा है कि लेखा अवधि के अंत में हाथ में मौजूद सभी इन्वेंट्री आइटमों की वास्तविक भौतिक गणना या माप या वजन के आधार पर इन्वेंट्री की मात्रा और मूल्य का पता लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। मूल्य ह्रास की किस विधि के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत में परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्य की तुलना वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के मूल्य से की जाती है। कह रहा है कि मूल्य ह्रास का कौन सा मेथड है जो लेखा वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन किया, मतलब वर्ष के अंत में उसका वैल्यूएशन किया जाता है और इस मूल्य की तुलना वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के मूल्य से की जाती है। पुनर्मूल्यांकन, घटती शेष पद्धति, बीमा पॉलिसी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
कौन सा इसमें से ऑप्शन हो सकता है? जब वैल्यूएशन की बात आती है तो यहां पुनर्मूल्यांकन विधि मतलब रीवैल्यूएशन मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 8वां क्वेश्चन क्या है भाई इसमें? प्रत्येक लेखांकन के अंत में कौन सी प्रविष्टि की जाती है? दोहरा, समापन, भाई क्लोजिंग एंट्री की जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना? जहां थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट है, हिंदी ना समझ में आए तो तुरंत उसको अंग्रेजी वर्जन आप देख लीजिएगा। क्लोजिंग एंट्री की जाती है। इधर आ जाइए। किसी निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए आउटपुट या बिक्री पर आधारित आवधिक भुगतान क्या है? मतलब किसी निश्चित संपत्ति के उपयोग के लिए आउटपुट या बिक्री पर आधारित आवधिक भुगतान क्या है? शार्ट वर्किंग, फ्रेंचाइजी रॉयल्टी, न्यूनतम किराया, रॉयल्टी। तो भाई किसी संपत्ति के उपयोग, आउटपुट या बिक्री पर टाइम से जो पेमेंट किया जाता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्या है? माल या सेवा को एक विभाग से दूसरे विभाग में किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है? माल या सेवा को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर जो किया जाता है वो उसके कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। वो बिक्री तो की नहीं जा रही, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 11 नंबर, फटाफट देखते जाइए। एक कारखाने में पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात 5:3 है। उन्हें दे दैनिक मजदूरी दर 3:2 के अनुपात में है। एक सप्ताह के लिए उन्हें दिए जाने वाला कुल वेतन का अनुपात क्या होगा? तो इसको निकाल लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर आना चाहिए, पहला आंसर आना चाहिए 108/45। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट का है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सी लेखांकन अवधारणा विश्वसनीय, भरोसेमंद और सत्यापनीयता को दर्शाती है और जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट की गई जानकारी की सत्यता का पता कुछ सबूत से हो। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्राप्ति अवधारणा, मिलान अवधारणा, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवधारणा? हमको तो यही लग रहा है ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर सी। फिर इधर आ जाइए। कह रहा है दोहरा खाता प्रणाली पर संपत्तियों को पूंजी खाते में किस मूल्य पर दिखाया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो हमारी संपत्तियां हैं उसको कैपिटल अकाउंट में किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? मूल्य पद्धत, मिश्रित पद्धत, भावी पद्धत, पिछला मूल्य पद्धत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्य पद्धत की अंग्रेजी क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। सही है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। मूल पद्धत लिखा है मतलब ओरिजिनल वैल्यू पर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को कब लागू किया? मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है इसे कब लागू किया गया? तो भाई 2017 में तो लागू हुआ था, बात सही है, लेकिन अक्टूबर में लागू हुआ था ये। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक भारतीय सरकार के खाते और लेखा परीक्षक का परिचय तीसरा संस्करण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एक पुस्तक का नाम है भारतीय सरकार के खाते और लेखा परीक्षक का परिचय। इसका जो थर्ड जो वर्जन है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ठीक ना, ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया। क्योंकि देखिए हिसाब किताब का चीज है और उसको कमांड कौन करता है? चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि स्टोर से सामग्री जारी करने को अधिकृत करने और रिकॉर्ड करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? सामग्री अनुरोध, मटेरियल रिक्विजिशन। सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है एनल एनल टर्मिनल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? एनल टर्मिनल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज सबसे पहले कब किया गया था? 1952 में। एक और दिया है विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाना वाणिज्यिक दस्तावेज कौन सा नोट है? एक विक्रेता द्वारा क्रेता को जो जारी किया जाना जो कमर्शियल पेपर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। क्रेडिट नोट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1600 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, 1600 रुपया है, 10% 160 रुपया ना होगा। ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन है जो बड़ा ही सिंपल तरीके से हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेखांकन की कौन सी प्रणाली मूर्त पूंजी संपत्तियों की लागत या अन्य मूल्य को इकाइयों के अनुपातिक उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कपूर्ण तरीके से वितरित करने का लक्ष्य रखती है। लेखांकन से कौन सी प्रणाली जो मूर्त है, मतलब ना टेंजेबल। वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, मूल्यह्रास लेखांकन, बिल्कुल सही, मूल्यह्रास लेखांकन। क्यों? क्यों डेप्रिसिएशन केवल टेंजेबल एसेट्स पर ही लगाया जाता है। अगला क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा चेक या उसके ऑर्डर में नामित व्यक्ति को देय होता है। नामित व्यक्ति, ऑर्डर चेक दो तरीके से होते हैं, और बियरर और ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर वाले में क्या होता है कि जिस आदमी को पेमेंट करना रहता है उसी के नाम से काटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला है, सामग्री का सीधा हस्तांतरण नोट के माध्यम से किया जाना चाहिए। मटेरियल का सीधा ट्रांसफर किस नोट के माध्यम से किया जाना चाहिए? सामग्री हस्तांतरण, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, स्क्रैप मटेरियल, मनी ट्रांसफर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 नंबर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सामग्री का सीधा ट्रांसफर, मटेरियल ट्रांसफर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर कह रहा है कि किस प्रणाली के तहत लाभ या हानि का पता लगाने के लिए प्रधान कार्यालय प्रत्येक शाखा खाते के लिए एक अलग खाता खोलता है। ध्यान दीजिएगा, किस सिस्टम के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच ऑफिस का अलग खाता खोला जाता है। किसको पता लगानी है? स्टॉक और देनदार प्रणाली, थोक शाखा प्रणाली, अंतिम प्रणाली, देनदार प्रणाली। बताइए इसमें से कौन सा प्रणाली है? होलसेल ब्रांच अकाउंट, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? विभिन्न कार्यात्मक बजटों का समेकित सारांश क्या है? जितने भी कार्यात्मक बजट होता है और उसको समरी बनाया जाता है, वो कौन सा बजट कहलाता है? मास्टर बजट कहलाता है। अगला है कौन सा नंबर? 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि करदाता धर्मार्थ संस्थाओं, जो माने चैरिटेबल ट्रस्ट है, राहत कोषों के लिए दिए गए दान के संबंध में कटौती का दावा कर सकता है। भाई, दान के संबंध में कटौती किस पे किया जाता है? चैरिटेबल ट्रस्ट पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कुछ तो कठिन है, लेकिन कुछ जो हमारे क्वेश्चंस है वो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। दान के संबंध में, चाहे वो कोई भी दान हो, 80G के अंतर्गत होता है। अगला क्या है? 26 नंबर, किसी विशेष कार्य या विशेष आदेश या प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की मानक मात्रा की सूची कौन सी है? विशेष कार्य या विशेष आदेश के प्रोसेस के लिए। देखिए, बिल ऑफ कोडिंग तो होता ही नहीं है, बिल ऑफ मटेरियल ही हो सकता है। बिल ऑफ लेडिंग तो विदेशी व्यापार में यूज होता है। बिल रसीदी बिल तो हुए, बिल ऑफ मटेरियल ही। ऑप्शन नंबर 20 है। अगला है, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त करते हैं? वास्तविक संख्या है ना, तो डिजिटल कंप्यूटर होगा। एनालॉग लो स्पीड तो होगा नहीं, डिजिटल ही कंप्यूटर है, क्योंकि संख्या का जहां तक बात किया गया है, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, मूल्यह्रास की किस विधि के अंतर्गत किसी संपत्ति की खरीद पर खर्च की गई राशि को एक निवेश माना जाता है, जिस पर एक निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करने की धारणा होती है? पूछ रहा है कि ये डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड है? किसी परिसंपत्ति की खरीद पर खर्च की गई राशि को निवेश माना जाता है, मतलब जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको निवेश माना जाता है। तो ये हमारा सही है, एनओटी मेथड का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी।
29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा खाता तैयार माल के उत्पादन की लागत, तैयार माल का आरंभिक समापन स्टॉक, तैयार माल की खरीद और बिक्री की सकल लाभ दर्शाता है। ये जितना तैयार माल विनिर्माण खाता जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, जब सामग्री का स्टॉक पुनः ऑर्डर स्तर पर पहुंच जाता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन है, तो क्रय विभाग को कौन से अनुरोध जारी करना पड़ता है? मैंने पुनः स्टॉक स्तर पर जब पहुंच जाता है तो कौन सा अनुरोध करना पड़ता है उसको? मटेरियल रिक्विजिशन। ऑप्शन नंबर ई। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्याय निर्णय के आदेश के पश्चात अवधि के लिए लेनदारों को प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। न्याय निर्णय मतलब द इंटरेस्ट विल बी पेड टू द क्रेडिटर्स टू द पीरियड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द एडजस्टेशन एट द रेट ऑफ पर एनम। कितने परसेंट रेट से भाई? 6%। सही। अगला क्या है? सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन के पहले भुगतान से पहले कौन सा वेतन प्रमाण पत्र आवश्यक है? तीसरा, चौथा, अंतिम, पहला, कोई नहीं। बताइए। सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम प्रमाण पत्र। केवल मिला लीजिएगा आप लोग, कुछ लोग तो मिला ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये तो रेशियो का आपका क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 5, 8, 16 का चौथा अनुपातिक कौन है? अनुपातिक 5, 8, 16। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 26.8 होगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पराक्रम में लिखित बिल ऑफ एक्सचेंज का है क्वेश्चन। लिखित अधिनियम की किस धारा के तहत शब्दों में बताई गई राशि का भुगतान का प्रावधान है? शब्दों में बताई गई राशि का प्रावधान है। मुझको लग रहा है धारा 18, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा। 2-3 क्वेश्चनों का आपका बस थोड़ा हेर फेर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर 35। दिया गया है भाड़े के क्रेता के खाते को माल पुनः कब्जा खाते में स्थानांतरित करके कौन बंद करेगा? भाड़े के क्रेता को खाते को, अजीब सा वर्ड लिखा है, माल पुनः कब्जा खाते में स्थानांतरित करने के लिए कौन? भाड़े का जो माल है बंद करने का अधिकार तो विक्रेता का ही होगा, तो विक्रेता ही सही। और 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित? मतलब प्रोग्रामों का वह कौन सा समूह है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो भाई वो सॉफ्टवेयर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इधर आइए। अगला क्वेश्चन है, क्षति की तिथि से पहले डैश डैश महीनों के दौरान वार्षिक टर्नओवर है। क्षति की तिथि से ठीक पहले महीने का वार्षिक टर्नओवर कितना होता है? 12 होगा। अगला क्या है 38 नंबर क्या है? यदि मालिक ने अपने व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग के लिए व्यवसाय से नकदी या माल निकाला है तो इसे क्या कहा जाएगा? मालिक ने व्यक्तिगत ड्राइंग खाता, भाई इसको अंग्रेजी पढ़िए, इसका ड्राइंग अकाउंट है। चल 39 नंबर क्या है? 39 नंबर में दिया है कि माल की डिलीवरी लेते समय जो राशि चुकाई जाती है, माल की डिलीवरी लेते समय जो राशि चुकाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? डिलीवरी, अच्छा डिलीवरी के टाइम जो राशि चुकाई जाती है उसको एडवांस कहा जाता है, तो डिलीवरी के टाइम जो पैसा हम देते हैं उसको एडवांस बोलते हैं। अगला क्या है 40 नंबर क्वेश्चन, किस धारा के तहत मशीनरी संयंत्र और फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत पर किए गए राशि स्वीकार? ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, 35 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 35 सेक्शन 35 के अंतर्गत ये बात कही गई है, स्वीकृत कटौतियों के अंतर्गत।
किस कार्ड में अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर, पुनः ऑर्डर स्तर के बारे में विवरण होता है? किस कार्ड के अंतर्गत रीऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल के बारे में बात कही गई है? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, ये तो अजब सा क्वेश्चन है भाई। कार्ड कहां से होगा? एक देखिए, ये कार्ड नहीं होगा भाई, ये क्वेश्चन पे डाउट है। क्रेडिट कार्ड तो कुछ और हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल। क्रेडिट नोट हो सकता है, बिन कार्ड तो होगा ही नहीं, ये तो समय आने जाने के बारे में रिकॉर्ड किया जाता है। प्लास्टिक कार्ड होगा नहीं, विवरण रहता है। देखिएगा, ऑप्शन क्रेडिट तो होगा, ये तो सही है, लेकिन हमको लग रहा है कि होगा तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिट होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन डी ही होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डेबिट बिन तो होगा नहीं, या तो ई होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक निश्चित परिसंपत्ति के वही मूल्य में एक अस्थायी, निरंतर और क्रमिक संचय है। मतलब किसी अस्थायी संपत्ति में निरंतर कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर ई सही है। इधर आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति का अर्थ है एक पूंजी परिसंपत्ति को करदाता द्वारा हस्तांतरण की तारीख से तुरंत पहले महीने में अधिक से अधिक रखी जाती है। पूंजीगत परिसंपत्ति का अर्थ एक पूंजीगत परिसंपत्ति के करदाता को जो ट्रांसफर किया जाता है वो अधिक से अधिक कितने महीने के अंदर तक रख सकता है? 36 महीने। देखे होंगे कैपिटल गेन में दो तरीके के कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है ये हमारे 36 महीने तक, यदि खरीदने से बेचने का ड्यूरेशन रहता है तो लॉन्ग टर्म होता है, और कम होता है तो शॉर्ट टर्म होता है। अगला क्या है? किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अर्थ है प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाने वाला कैश लेजर? 21 सेक्शन में कहा गया। तो भाई इस धारा 2 कैश लेजर का उल्लेख 217 में कहा गया। 45 नंबर में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान को लाभ और हानि खाते में ब्याज की दर पर चार्ज किया जाता है। किस ब्याज दर पर भाई चार्ज किया जाता है? चालू ब्याज दर पर। ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कि भारत में एक त्वरित भुगतान, मतलब क्विक पेमेंट, अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसको क्या कहा जाता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 46 का क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट। थोड़ा अंग्रेजी पढ़िए। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये तो होगा नहीं। यूनिफाइड ये भी हो सकता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये भी हो सकता है, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस नहीं होता है, ये नहीं होता। इन दोनों में एक कह रहा है कि त्वरित भुगतान अंतर बैंक, माने एक बैंक से दूसरे बैंक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है भाई, ये यूनिफाइड वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है 47, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्याय निर्णय का आदेश पारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्याय निर्णय का आदेश पारित किया जाता है। क्रेडिटर, सॉल्वेंट, डेटर, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, तो यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इंसॉल्वेंट। नाम मात्र खाते से कौन सा खाता तैयार किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट से कौन सा खाता तैयार किया जाता है? जिससे हम लाभ हानि की जानकारी करते हैं वही ना तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाता। 48 हो गया। 49 पे देखते हैं। 49 में हमारा कह रहा है कि किस प्रणाली के तहत यदि क्रेता किसी किस्त के भुगतान में चूक करता है तब विक्रेता कीमत के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। न्यायालय में मुकदमा, किस्त भुगतान पद्धति,
किस्त क्रय पद्धति इसको कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। अगला कह रहा है कि 60 वर्किंग सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आगे ले जाया जाएगा और इसे देयता के रूप में दिखाया जाएगा जब तक कि ये प्रतिपूर्ति न हो। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस को कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। अब आइए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निर्देशकों के लिए, थोड़ा ब्लर हुआ होगा, निर्देशकों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कौन सा कार्य करता है, जबकि वैधानिक लेखा परीक्षक को शेयरधारकों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना होता है। ये स्टेचुटरी ऑडिटर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक लिखा है तो वैधानिक ऑडिटर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बैंक की शाखाओं का नेटवर्किंग कौन सा समाधान है ताकि ग्राहक किसी भी बैंक शाखा में अपने खाते को संचालित कर सके? ऑनलाइन बैंकिंग होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगा, रियल कोर बैंकिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी। इधर आते हैं 53 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत उपकरण द्वारा अर्जित उचित प्रतिफल से अधिक लाभ से कौन सा रिजर्व बनाया जाता है? विद्युत उपकरण द्वारा अर्जित उचित प्रतिफल से अधिक लाभ से कौन सा रिजर्व बनाया जाता है? विद्युत उपकरण द्वारा, देखिए गुप्त रिजर्व तो होगा नहीं, कानूनी रिजर्व होगा, पूंजी रिजर्व होगा नहीं, तो यही है टैरिफ। ऑप्शन नंबर सी, टैरिफ और लाभांश नियंत्रण रिजर्व। फिर एक और कह रहा है 54 नंबर, वे कौन सी देनदारियां हैं जो अगली लेखा अवधि के भीतर दे नहीं है लेकिन अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर दे? वो कौन सी देनदारी है जो अब नेक्स्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर में दे नहीं है लेकिन अगले 5 से 10 वर्षों में दे होती है? तो ये लॉन्ग टर्म देनदारियां होती है। अगला 55 नंबर क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है उसे पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन उसे करना होगा? 45, 30, 50, 40। तो 30 दिन के भीतर क्या होगा? पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अगला क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा खंड माल की नगद कीमत बताता है जिस पर किराया क्रेता माल को नगद से खरीद लेता है? पूछ रहा है कि खंड माल की नगद कीमत बताता है जिस पर किराया क्रेता माल को नगद में खरीद सकता है। पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है? तो सेक्शन आपका 8(1)D होगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर, कि लेखांकन वर्ष के प्रत्येक महीने के अंत में हाथ में ईंधन सहित भंडार सामग्री आपूर्ति की पुस्तक लागत के मासिक औसत के योग के बराबर कार्यशील पूंजी की राशि कितनी होती है? 1/5, 1/6, 1/4, 1/8। उनको लग रहा है कि 1/4 होता है। कितना होता है? वन फोर्थ, 1/4 होता। अगला है ऋणदाता द्वारा देनदार को कौन सी छूट दी जाती है? ऋणदाता द्वारा देनदार को कौन सी छूट दी जाती है? बताइए। ऋणदाता देनदार को प्रचार छूट तो देगा नहीं, मौसमी छूट देगा नहीं, व्यापार छूट, कैश छूट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 वाले में कह रहा है कि कौन सा चार्ट समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए किए जाने वाले संचालन के अनुक्रम को दर्शाता है? समस्या समाधान के लिए संचालन के अनुक्रम को दर्शाता है। ये आपका बार चार्ट होगा, क्षैतिज चार्ट, मिश्रित चार्ट, ऊर्ध्वाधर चार्ट। कोई देखिएगा क्वेश्चन अच्छे हैं मगर थोड़ा सा उसको बड़ा तोड़ मरोड़ कर घुमा कर दिया। पुराने पैटर्न पे ये सब क्वेश्चंस नहीं है। पिछला वाला भी जो एग्जाम हुआ था तो देखे होंगे, वो भी काफी डिफिकल्ट वर्ड दिया था। अंग्रेजी वर्जन तो कुछ हद तक ठीक है लेकिन हिंदी वर्जन काफी डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं
बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत कंपनियों के ऑडिट से संबंधित है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत पूछ रहा है कौन सी कंपनी का ऑडिट किया जाता है। भाई बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत किसका ऑडिट किया जाता है? किसी बैंकिंग कंपनी का नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इसमें से 61 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा चेक नामित व्यक्ति को दिए। ये तो 2 बार लग रहा है आ गया। ऑर्डर चेक होगा, ये पीछे भी था, ठीक ना। किसी व्यक्ति के नाम से चेक काटा जाता है, रिपीट क्वेश्चन है, जिसको आ रहा होगा दोनों सही होगा। अगला क्या है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 में आपका दे रहा है कि कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर ही करेगा, ये नहीं करेगा। कंप्यूटर ही ना डेटा को स्टोर भी कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, फिर से दोबारा उसे प्राप्त भी कर सकता है। अगला क्या है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक ही प्रकृति के 2 या अधिक लेन देन एक ही दिन होते हैं, एक ही टाइप के लेन देन, और डेबिट खाता या क्रेडिट खाता समान हो, तो ऐसे लेन देनों को जर्नल में प्रविष्टि के रूप में आसानी से दर्ज किया जाता है। देखिएगा कौन सा, रिजर्व, मिक्स, ट्रिपल, ओपनिंग, कौन सा भाई किया जाता है? उसी को तो मिश्रित एंट्री कहते हैं, ज्वाइंट एंट्री जिसको नाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। ज्वाइंट एंट्री मतलब एक ही डेट में कह रहा है एक जैसे सेम 2 ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो वहां पे मिश्रित या ज्वाइंट एंट्री किया जाता है। 64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर में कह रहा है कि कौन सी खाता प्रणाली केवल अंतिम खाते की प्रस्तुति की एक विधि है, फाइनल अकाउंट की एक विधि है। अंग्रेजी देखिए, ट्रिपल अकाउंट हिंदी वाले में तो बड़ा टेढ़ा दिख रहा, मैनेजियल है, डबल है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। अंतिम खाते की प्रस्तुति है, बताइए कौन सी खाता प्रणाली केवल अंतिम खाते, मतलब केवल उससे फाइनल अकाउंट। ये भाई ये तो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि माल की बिक्री पर ग्राहकों से लिया जाने वाला कौन सा कर बिक्री राजस्व का हिस्सा नहीं है। माल के उत्पाद कर तो है ये है, सेल टैक्स भी है ये, आयकर व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहां पे देखिएगा ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में मिलाइए कौन सा सही है भाई। रिफ्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लीकेट चैनल, डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लीकेट चैनल, पॉइंट टू पॉइंट चैनल, मल्टी पॉइंट चैनल। तो ये तो पहले का आपका आएगा सीधे केवल एक ही दिशा में सिंगल भेजता है, सिंप्लेक्स चैनल। फिर हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या कहता है, ये कहते हैं यहां पे हाफ डुप्लीकेट चैनल मतलब वाकी टाकी की तरह एक प्रकार की दिशा का सिग्नल भेजता है। फुल डुप्लीकेट चैनल क्या कहता है कि 2 दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। और पॉइंट टू पॉइंट चैनल क्या कहता है, ये कहता है कि 2 उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स करता है। अब मल्टी पॉइंट चैनल करता है कि मल्टी पॉइंट नाम ही है कई उपकरण से, तो देखिए मैच करिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये तो अंग्रेजी वर्जन था, एक एक पेज के तो एक एक क्वेश्चन दिख रहे हैं सब। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? प्रोटोकॉल, एप्रानेट। अगला क्या है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है पीछे वाला। प्रोटोकॉल का एक स्तरीय सेट कौन सा है? 1 होगा नहीं, थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा, बड़ा कंप्यूटर कम ही आता है भाई।
63 नंबर, प्रोटोकॉल का स्तरीय सेट WAN होगा नहीं, नेटवर्क होगा, प्रानेट भी नहीं होगा, ये TCP/IP है। ऑप्शन नंबर ये होगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला है 68 नंबर, ये आपका कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? शेयरवेयर कहा जाता है। ठीक है। अगला है समानांतर पोर्ट, 69 क्वेश्चन का रहा है, समानांतर पोर्ट में कितने बीट डेटा भेजे जाते हैं? तो भाई 8 बीट होते हैं। समानांतर पोर्ट में 8 बीट डेटा होते हैं। अगला है 70 नंबर, NEGP की आर्किटेक्चर में कितनी परतें होती हैं? तो भाई इसमें 5 परतें होती हैं। अगला क्या कह रहा है, कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है? डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता, सत्यता, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्या है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा। मैचिंग वाले क्वेश्चन में निर्देशिका संरचना, फाइल प्रबंधन उपकरण, फाइल जानकारी, सुरक्षा तंत्र, फाइल एक्सेस। निर्देशिका संरचना फाइल ओवरराइटिंग से बचाता और पहुंच का प्रबंधन करता है। फाइल प्रबंधन उपकरण डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने का हेरफेर, ये हो जाएगा। सुरक्षा तंत्र फाइल नाम, आकार, सुरक्षा जैसे विवरण शामिल है। फाइल एक्सेस सुरक्षा ये होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका मिला लीजिएगा। 72 हो गया और 73 पे आइए, ये भी मैचिंग वाला है। नहीं, 73 मैचिंग नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन लर्निंग में शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करती है। एल्गोरिथम, सही है। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 74 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम स्टार्ट, यूजर इंटरफेस और हार्ट निर्देश, समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। अब इसको उधर से मैचिंग आपको करना है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम लोड करना, ये तो हो गया इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना, निर्देशों को निष्पादित करना। आप नहीं, प्रोग्राम लोड करने का मतलब ही हो गया ये है, कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की विधि। देखिए साफ लिखा है। प्रोग्राम स्टार्ट का मतलब है यहां इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना, निर्देशों को निष्पादित करना। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। हार्ट निर्देश का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम को रोकना और कंप्यूटर को रोक देना। समवर्ती प्रोग्राम क्या है, मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम। इसका ऑप्शन बन रहा है ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आइए। 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है, उसको तो हम वाईफाई बोलते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन था, गजब। इसको थोड़ा सा जूम करें, देखें मैच करें क्या होता है। दो इसमें स्तंभ ए स्तंभ बी दिया गया, मैचिंग करना है। इसमें मैचिंग करिए, क्या होता है। संदेश क्या है, संचार को प्रभावित करने वाले संदेश को अलग आकार। चैनल उपयोग क्या है,
चैनल उपयोग का मतलब है नियमित जो अनुप्रयोगों के बीच संदेशों को अर्थ करते हैं। पैकेट क्या है भाई? आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े तोड़ने की छोटी इकाइयां हैं। संदेश की लंबाई तय तय हुई, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिख रहा है। ठीक है, 76 हो गया। अब थोड़ा बड़ा कर लीजिए। 77 में क्या कर रहा है? 77 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करती है? स्विच, राउटर, हब, मॉडेम। मॉडेम होता है जैसे किसी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, ठीक ना, पहले ही ज्यादा यूज होता था। 78 है 78 नंबर क्वेश्चन कि एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करती है। ये सही है, सूत्र है। इधर देखते हैं, इधर आइए, को मैचिंग करना है। 79 ये अपरा नेट क्या है? अपरा नेट क्या है? अपरा नेट का मतलब है कि इंटरनेट का एक रिकर्सर अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया। इथरनेट क्या है? इथरनेट का मतलब है 1973 में जोराक्स क्वार्क में इथरनेट पोर्टल, ये वाला डी हो गया। रेट टामलिंग क्या है? 1971 में ईमेल वाला, ईमेल की खोज की थी। टीम बर्नली क्या है? ये डब्ल्यू वाला है। 4 यहाँ पे 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। X25 क्या है? ये हमारा फोन लाइनों का उपयोग करने के लिए। इस तरह ऑप्शन आपका आ रहा है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, मिला लीजिएगा। अस्सी नंबर पे आइए। 80 क्या कहता है? 80 कहता है कि डायल अप लाइनों का आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? सीरियल लाइन आईपी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है मैचिंग करने वाला है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगत शासकों का मिलान करिए? इसमें से एक दो मिला लीजिए, मिल जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में, चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क में। अब मिलाइए इसमें से। पहले का बी, हमको तो लग रहा है यही होगा। ठीक ना, इधर आ जाइए। 82 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओरवा थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है? ओबरा, ओबरा थर्मल पावर, तो ये तो बहुत पॉपुलर चीजें हैं, बहुत आसान है, सोनभद्र जिले में है। अगला क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोंडा में वन विभाग में निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ वन संरक्षण, कछुआ वाला उस पर चलाया जा रहा है। कछुआ वन संरक्षण जो गोंडा के पास चलाया जा रहा है, क्या नाम है उसका? सरयू नदी। हाँ, सही है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रखा गया? बताइए। स्वामी परमहंस, अकबरगंज का नाम। और क्या है? ये 85 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। तो हमको लग रहा है दूसरा है, सर दूसरा स्थान है ना, दूसरा नहीं है। 23-24 में कह रहा है ना, 23-24 के अकॉर्डिंग हमको लग रहा है तीसरा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्या है? ये भी मैचिंग करने वाला है, थोड़ा सा और जूम कर दें इसको। कुछ नाम दिए गए हैं, कथन ए कथन बी, और इससे आपको मैचिंग करना है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये होगा। तो पहले का डी हो गया। यूपी और एशिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, तो ये आवासीय, तो बीएचयू आपका हो गया। तो यही है ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा मत मिलाइए, बाकी मिला लीजिएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए है। अगला क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल सांस्कृतायन की है? शांति धर्म, दिव्योदास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हमको लग रहा है इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। एक और क्वेश्चन आइए, यहीं पे दिया है, ललितपुर जिला एक हिस्सा है किस डिवीजन का? झांसी, गोरखपुर, चित्रकूट, बस्ती, बताइए किसका है? ये झांसी डिवीजन का ललितपुरी जिला है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ राकर मिट्टी में तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्या है? हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे? हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे? ये छायावादी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? 92 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए दिए गए विकल्पों में से चयन करिए। बहराइच जिले के बारे में आपको बताना है, जिले में बने गेहूं के डंठल से हस्तशिल्प उत्पादों का ये सही है, और इस क्षेत्र में शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिनके चित्रों का उपयोग, ये भी सही है। अब बहराइच देवी पाटन जिले, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही है। अब अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, 93 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वाले में है, ये तो सबको मालूम है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी, मतलब संपूर्ण मध्य क्षेत्र में पूछ रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, सही है। कुछ क्वेश्चन आसान है, जीएस वाले ठीक है क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिर्जा गालिब फिराक गोरखपुरी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, किससे? भाई गजल से थे, ये तो गजल गायक है, फिराक गोरखपुरी गोरखपुर के हैं। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, कौशाम्बी का एक प्रसिद्ध हिस्सा है, ये कौशाम्बी मिर्जापुर डिवीजन का है, रेल का डिवीजन है। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषदों में किस संरचना के बारे में दिया गया है? राज्यपाल मनोनीत करता है, इतना, स्थानीय निकायों की संख्या नहीं, गलत हो गया, कह रहा है राज्यपाल मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को? राज्यपाल मनोनीत करता है 8, स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है? 10, और विधानसभा द्वारा निर्वाचित 38, राज्यसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है, और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 36, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, 98 नंबर क्वेश्चन, 98 कि 1857 के विद्रोह में उनसे संबंधित है? लखनऊ, बेगम हजरत महल, इलाहाबाद, लियाकत अली, यहीं से मिल जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इधर लास्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन, देखिएगा ये गलत पूछा है, जल्दी से लोग कर देंगे सही, ठीक ना? तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, बिल्कुल गलत है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार थोड़े है, पहले ही गलत है। अगला है लास्ट 1वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के सीमा के साझा करता है? एमपी से कौन साझा करता है? चित्रकूट और महोबा दोनों एमपी के बॉर्डर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह आप लोग मिला लिए होंगे कि भाई कितना क्वेश्चन हमारा सही है, कुछ तो पहले ही से मिला लिए होंगे, कुछ आज मिला रहे होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत हाई फाई मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट पर मैं एक वीडियो में बना दूंगा, आप लोगों को
लेकिन ये मान के चलिए कि जितने लोगों का इसमें से 50% प्लस क्वेश्चन सही है, समझिए कि उनका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। बच्चों की संख्या ज़्यादा है नहीं और न होने की वजह से कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो 50% प्लस क्वेश्चन यदि आप लोग का सही है तो मान के चलिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। बाय।